हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में एवरेज स्पीड तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। 6 पॉइंट है अपना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा अपने को नाम से दिख रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी और स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहता क्या है। देखो बच्चों, हमने एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से लिखा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, इस तरीके से लिखा था। अब देखिए, अगर आप इस टाइम इंटरवल को ना बहुत कम कर देते हो, मतलब अगर ये जीरो को अप्रोच करे, जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, कहने का मतलब है आप अगर मान लीजिए 5 सेकंड, 10 सेकंड या और कम टाइम ले लेते हैं, 1 सेकंड के लिए जब आप ऑब्जर्व करते हो तो एक टाइम इंटरवल रहता है। इतने टाइम के लिए जब आप ऑब्जर्व करके वेलोसिटी निकालते हो तो वो रहता है एवरेज। लेकिन अगर हम ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसको बहुत कम कर दें, मतलब जीरो को अप्रोच करें, ये जीरो को अप्रोच करने का मतलब है ये हो जाए 0.00000001 सेकेंड। ठीक है। अब ये जो टाइम इंटरवल है, ये आप कहोगे सर ये तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा, इतना कम टाइम इंटरवल। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं एक इंस्टेंट। ठीक है। अगर आप कार का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो 12 बजे से और 1 बजे तक, तो पूरे 1 घंटे का टाइम इंटरवल आपको मिल गया है, 1 आवर। ठीक है। इतने टाइम में ऑब्जर्व करके आपने डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया और इतने टाइम से आपने डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, मतलब कोई आपसे पूछे भाई कार का वेलोसिटी बताइए 12 बजे कितना था, तो आप 12 बजे से स्टार्ट करके और कब तक चलोगे, 12 बज के 0 मिनट और 0.00000001 सेकेंड, इतने टाइम तक ऑब्जर्व करो। ठीक है। तो ये इतना टाइम इंटरवल हो गया। तो इतने टाइम इंटरवल तक आपने ऑब्जर्व किया है, इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको ये टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे, तो ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या मिल जाएगा अपने को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, जब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, जैसे टाइम में हमने बहुत स्मॉल चेंज किया है, तो स्मॉल चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बन जाता है डी टी, और डेल्टा आर वेक्टर बन जाता है डी आर वेक्टर। ये भी एक तरीके से चेंज ही रहता है, जैसे डेल्टा चेंज रहता है ना, ऐसे ही डी लगा देते हैं तो ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन जब बहुत ही कम चेंज होता है, ठीक है, तो हम उस चेंज को ऐसे लिखते हैं। जैसे टाइम में ज्यादा चेंज करेंगे, बड़ा टाइम इंटरवल लेंगे तो डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे जैसे 1 नैनो सेकेंड तो डी टी। इतने टाइम में जो पोजीशन चेंज होगा वो भी बहुत कम चेंज होगा, तो उसको हम लिख देते हैं डी आर। और इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिंपल लिख देते हैं वी वेक्टर से, और ये बन जाता है डी आर वेक्टर बाय डी टी। ठीक है। और ये हो गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, ये क्या रहता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाता है अपने को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया गया है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, देखो इतने टाइम में जो पोजीशन में चेंज हुआ है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, उतने टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है। ठीक है। तो डी
आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल dt। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं डी आर वेक्टर बाय dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को। आप हमेशा ध्यान रखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहता है, लेकिन एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं रहता है। कब इक्वल आता है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे अगर अपने को कोई क्वेश्चन दे दें कि भाई एक कार है, एक कार इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो रहता है जो ड्राइवर जिसमें देखता रहता है ना, जो स्पीड अपने को बताता रहता है कार का, और वो मान लीजिए इस इंस्टेंट पे 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है वही क्या है, स्पीड है। और अगर हमसे कोई पूछे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हो गया वेलोसिटी का इस इंस्टेंट पे 60 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या हो गया है, नॉर्थ। तो हमेशा ध्यान रखिए एक बात का, कि जो स्पीडोमीटर का रीडिंग रहता है ना, कार में जो स्पीडोमीटर रहता है वो कैसे रीडिंग लेता है, वो पता करता है कि कार है ये आगे की तरफ मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, और स्पीडोमीटर रीडिंग कैसे लेता है, वो एक छोटे से टाइम इंटरवल में देखता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, और जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको वो स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता है। ठीक है, और उससे अपने को क्या पता चल जाता है, रीडिंग पता चल जाता है। जितना अच्छा कार रहता है उतना ही अच्छा स्पीडोमीटर रहेगा, उतने ही अच्छे सेंसर रहते हैं, वो जल्दी जल्दी रीडिंग्स लेते रहते हैं। और इस तरीके से हमें कार में हर थोड़ी से टाइम में जब हम स्पीड अप करते हैं तो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी से अपने को रीडिंग्स मिलने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। सेवंथ टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। क्या रहता है ये मैंने लिख दिया है, इफ पार्टिकल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे पास हम उसको पार्टिकल के जैसे ट्रीट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लीजिए एक कार है अपने पास, या पार्टिकल है अपने पास, और वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। ठीक है, और इसमें मैं डिस्टेंस ले रहा हूं किलोमीटर्स में। ठीक, एक्स जीरो से चलना स्टार्ट किया, टी जीरो पे टाइम का रीडिंग हम हमेशा स्टॉप वॉच से लेते हैं। जैसे ही कार ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम रीडिंग क्या था, जीरो था स्टॉप वॉच में। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ गया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, और अभी रीडिंग हो गया है 1 आवर। फिर 2 घंटे के बाद 40 पे पहुंच गया, और फिर 3 घंटे के बाद 60 पे। तो देखो, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये कार। पहले फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर, एंड देन इन नेक्स्ट 1 आवर अगेन 20 किलोमीटर। आप कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको 1 आवर का लेना है, आप हाफ एन आवर का भी ले सकते हो। तो उसमें जब आप रीडिंग देखोगे तो आधे घंटे के बाद ये आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट हाफ एन आवर में वो फिर से 10 किलोमीटर, फिर 10, 10, कितना भी छोटा आप टाइम इंटरवल ले लो, सभी टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स लोगे तो 5 किलोमीटर, 5, 5, और इस तरीके से आता जाएगा।
ठीक। और इस तरीके का जो मोशन रहता है उसको हम बोलते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पे। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड। और ये टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं अपने को। ठीक है। 12 बजे आप कार में बैठे, 4 बजे तक आप घूमते रहे और हमेशा स्पीडोमीटर का रीडिंग क्या रहा? 40। ठीक। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक और बात समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने जब अपने कोचिंग में फर्स्ट एग्जाम दिया तो उसमें आपके नंबर आए 80%, अगले में भी आए 80, फिर अगले में आए 80, और ऐसे हमेशा आपके कितने नंबर आते रहे? 80% मार्क्स आते रहे। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि 5 एग्जाम के बाद एवरेज कितने मार्क्स आए, तो आप वापस से कितना बोलोगे? 80 ऐसे निकालते हैं ना एवरेज, इस तरीके से डिवाइड बाय 5, और ये वापस से क्या आ जाएगा? 80। तो जब भी कोई क्वांटिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है ना, किसी भी टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक अगर वो कांस्टेंट है, तो उस टाइम इंटरवल में आप कोई भी छोटा सा एक पार्ट ले लो टाइम का, जैसे 12 बजे से 2 बजे तक। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट एग्जाम में 80, 80 इस तरीके से आते रहे, और पहले 3 एग्जाम में आपके एवरेज मार्क्स बताओ, तो आप ऐसे ही निकालोगे, डिवाइड बाय 3, और वापस से क्या आ जाएगा? 80। तो जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो आप उसका एवरेज कभी भी निकाल लीजिए, कितने भी टाइम के लिए निकाल लीजिए, फर्स्ट 3 के लिए निकाल लीजिए, लास्ट 3 के लिए, या लास्ट 2 एग्जाम्स में, हमेशा एवरेज क्या आता है? उस यूनिफॉर्म वैल्यू के इक्वल आता है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ गए हो तो। 12 से लेके 2 बजे तक भी अगर कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या था, तो हम क्या लिखेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर। 12 से 3 तक भी, क्योंकि हमेशा स्पीड क्या है? कांस्टेंट है ना, तो यही कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? एवरेज के इक्वल आ जाएगा। और इसमें भी क्या रहेगा? एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया टाइम इंटरवल, और ये वाले टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड। ठीक है। अब ये एग्जांपल हमने क्यों सॉल्व किया है? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक, तो कोई भी आप टाइम इंटरवल ले लो, उसने जितने टाइम तक मोशन किया है उतने टाइम में आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, जो एवरेज स्पीड आएगा वो किसके इक्वल आने वाला है? उस पर्टिकुलर वैल्यू, जो यूनिफॉर्म वैल्यू से वो मूव कर रहा है स्पीड से, उसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक। और एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। और ये किसके इक्वल रहेगा? इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने बात कर लिया, ये दोनों इक्वल आएंगे, एवरेज स्पीड की जगह मैंने ये लिख दिया है। और अब देखो, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये अपने को बड़े आराम से मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो आप डायरेक्ट टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा अपने को? उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अपने से बोला है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स, एंड विद यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड, देन फाइंड। ये क्वेश्चन है। पहले 2 सेकंड में स्पीड यूनिफॉर्म था, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद स्पीड चेंज होके कितना हो गया? 20, और अगले 3 सेकंड तक वो फिर 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्पीड यूनिफॉर्म है,
और यूनिफॉर्म स्पीड रहता है तो डिस्टेंस हम डायरेक्ट कैसे निकाल देते हैं, डिस्टेंस आ जाता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आ जाएगा 20 मीटर। लास्ट 3 सेकंड को अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें भी स्पीड यूनिफॉर्म है, कितना है 20, तो यूनिफॉर्म स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल ये आ जाएगा 60 मीटर। और टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये हम निकाल लेंगे। फर्स्ट 2 सेकंड्स में चला 20, फिर चला वो 60, और टोटल वो कितना ट्रेवल किया 80 मीटर। अब हमसे आगे पूछा है एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 2 सेकंड। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का एक तो तरीका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। फर्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 20, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरा अपने को पता है भाई फर्स्ट 2 सेकंड में तो स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म था, और जब भी कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म रहता है तो एवरेज उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये आ जाएगा एवरेज भी 10 मीटर पर सेकंड, लास्ट 3 सेकंड्स में ऐसे ही आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप कंप्लीट टाइम के लिए निकालोगे, 5 सेकंड के लिए निकालोगे एवरेज स्पीड, तो अपने को पता है पूरे टाइम अगर आप 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करके देखोगे तो स्पीड चेंज हुआ है। भले ही एक बार चेंज हुआ हो लेकिन चेंज तो हो गया है। पहले 10 था, फिर कितना हो गया 20 हो गया है। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वही काम में लेना पड़ेगा अपने को। क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 5 सेकंड में 80, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और ये आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग, ये वीडियो रोक के और इसको सॉल्व कर सकते हो और बाद में चेक कर सकते हो आपने सही किया है कि गलत। देखिए क्वेश्चन में अपने को बोला है a car travels along a straight line with speed v1 for first half time and with speed v2 for next half time, find its average speed। तो ये हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, और हमसे बोला है फर्स्ट हाफ टाइम में कितना स्पीड है v1, फिर उसके बाद स्पीड हो गया है v2। तो देखिए हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं ये हम जानते हैं भाई। एवरेज स्पीड निकालने का सीधा सा तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में बोल देता हूं ये है एल के इक्वल, और टाइम इसको लग गया है स्मॉल टी टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अपने को लेंथ पता चल गया है, ये है एल के इक्वल, टोटल डिस्टेंस ये कवर किया है, और टोटल टाइम कितना लगा इसको स्मॉल टी। अब देखिए हम बोल देते हैं फर्स्ट हाफ टाइम में ये कवर किया इतना डिस्टेंस यहां तक, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। तो फर्स्ट हाफ टाइम में स्पीड हो गया v1, और टाइम कितना हो जाएगा फिर t/2, और सेकंड हाफ टाइम में स्पीड है v2, टाइम इंटरवल t/2। अब आप देखिए अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा v1 इंटू t/2। इतने टाइम में स्पीड यूनिफॉर्म था ना, तो डायरेक्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दिया, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा v2 इंटू t/2, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस l है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए v1 t/2 प्लस v2 t/2, और नीचे है टाइम इंटरवल t। ऊपर से t कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2/2। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें अपने को बोला है कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड देन नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2। पहले अपने को बोला था टोटल टाइम का फर्स्ट हाफ में स्पीड v1 है, नेक्स्ट हाफ टाइम में है v2, लेकिन इस बार अपने को डिस्टेंस में बोला हुआ है और अब एवरेज स्पीड पूछा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन करने का तरीका अपना वही रहेगा। इस तरीके से हम बोल देते हैं ये डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल डिस्टेंस ये कितना है
एल के इक्वल है। फर्स्ट हाफ मतलब ये डिस्टेंस एल बाई टू और इसमें स्पीड क्या है v1। सेकेंड हाफ एल बाई टू और इसमें स्पीड क्या है v2। ठीक है, और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तरीका वही रहेगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एल और टोटल टाइम बोल देते हैं टी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया, उसमें हम टाइम बोल देते हैं कितना लगा t1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही t2 ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, टोटल डिस्टेंस l और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 का वैल्यू आएगा l बाय 2v1, t2 का वैल्यू आएगा l बाय 2v2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आप आगे से ध्यान रख सकते हो, अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं तो फिर एवरेज स्पीड आता है v1 प्लस v2 बाई टू। और डिस्टेंस अगर इक्वल है, जैसे v1 v2 दोनों में कितना डिस्टेंस कवर किया l/2 तो एवरेज आ जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। ए पार्टिकल कवर्स ईच वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये उसके जैसा ही है। टोटल डिस्टेंस हम बोल देते हैं l, इसके तीन इक्वल पार्ट करने हैं हमें, l/3, l/3, l/3। ठीक है, जैसे लास्ट में किया था ना हमने, l/2 l/2 v1 v2 इसमें बोला गया था। ठीक, और इसमें अपने को बोला है फर्स्ट पार्ट में स्पीड है v1, सेकंड पार्ट में है v2, थर्ड पार्ट में है v3। तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम लग जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगा l/3v1। सेकंड पार्ट में कितना टाइम लग जाएगा t2, ये हो जाएगा l/3/v2, तो ये बन जाएगा l/3v2। और थर्ड पार्ट में t3 ये आ जाएगा l/3v3। और अपने से पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो l हमने मान लिया था, अपॉन टोटल टाइम क्या हो गया है t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, और जब आप इसको इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये काफी बढ़िया सवाल है। आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना और उसके बाद आप आंसर चेक करना, अगर आपसे ये हो जाएगा तो आपको भी बढ़िया लगेगा। देखो इसमें अपने को क्या बोला है, a particle is moving in a straight line, travels half the distance with velocity v naught, remaining part of distance covered with velocity, मतलब यहाँ पे स्पीड ही है वो v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find average speed or the whole time of motion comes out to be, ये अपने को दिया है ऐसा कुछ आएगा। और अपने से पूछा है a प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा। तो वापस से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है l। ठीक है, अब देखिए अपने से सबसे पहले क्या बोला है, आधा जो पार्ट है ना उसमें स्पीड क्या था v नोट, तो ये आधा पार्ट हम कर देते हैं, मतलब l/2
और इसमें स्पीड कितना है v नॉट। फिर उसने बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें बोला है कि हाफ ऑफ द टाइम स्पीड है v1 और फिर क्या हो गया v2। तो देखो बच्चों, हम मान लेते हैं फर्स्ट हाफ कवर करने में इधर टाइम लगा t1, वो तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे, ये आ जाएगा l/2 v नॉट। और सेकंड में हम मान लेते हैं कितना टाइम लगा है t2। अब t2 के दो पार्ट हो गए हैं, पहला पार्ट हो गया है टाइम t2/2 और इसमें स्पीड है v1। सेकंड है t2/2 और इसमें है v2। ठीक है, ये सब अपने को क्वेश्चन में दिया है और अपने से पूछा है एवरेज स्पीड। अब देखिए, एवरेज स्पीड तो हम जानते हैं क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस l और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि ये जो भी हम मानते हैं ना l और ये टाइम t1 t2 t3, इन्हें हमें एंड में क्या करना होता है, जो अपने को वैल्यूज दिए हैं इनके टर्म्स में ही लिखना होता है। ठीक, जो अपने को वैल्यूज दिए हैं उसी में आंसर आना चाहिए। तो अब हमें एल को तो हटाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप हट जाएगा t1 t2 में जब एल आएगा। और t1 ये आ गया है l/2 v नॉट प्लस, अब हमें t2 पता करना है। तो देखिए t2 कैसे पता करेंगे, ये जो पार्ट है ना, ये कितना बच जाएगा, ये लेंथ l/2, आधा पार्ट बचा हुआ है। और इसमें भी देखिए आप, ये पार्ट को आप v1 और t2 के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t2/2। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेंथ आ गया। और यहाँ पे भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लेंथ मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा v2 इंटू t2/2। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, l/2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, l/2 किसके इक्वल आ जाना चाहिए, v1 t2/2 प्लस v2 t2/2। तो नीचे से 1/2 इधर से कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, l इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t2। ठीक है, तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से क्या वैल्यू मिलेगा अपने को, t2 ये आ जाएगा l/v1 प्लस v2। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए t2 का, l/v1 प्लस v2। नीचे से l कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा 1/2 v नोट प्लस 1/v1 प्लस v2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से आएगा 2v नोट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नोट। और इसको अपने को जैसा दिया था उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये इस तरीके से दिया हुआ है 2v नोट, इस तरीके से ऊपर है v1 प्लस v2 और नीचे आ जाएगा 2v नोट प्लस v1 प्लस v2। इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए की जगह आ रहा है 2 और बी की जगह भी आ रहा है 2, तो 2 प्लस 2 और ये मिल जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उस सबको हम इस एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें बोला है बॉय स्टार्ट टुवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड्स ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 40 मीटर विद सेम स्पीड।
अगेन ही टर्न्स राइट, ट्रेवल्स फॉर 8 सेकेंड विद सेम स्पीड, वही 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस। तो देखिए डायरेक्शंस मैंने पहले से बनाए हुए हैं। चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है इस डायरेक्शन में, तो चलिए इस डायरेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। इतने टाइम के लिए अपने को दिया हुआ है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 2 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, और इतने पार्ट में जो टाइम है उसको बोल देते हैं T1। ये आ गया 2 सेकेंड्स। अब इसके बाद हमें बोला है ही टर्न्स राइट, तो ऐसे चलते हुए जा रहा है, तो राइट का मतलब हो जाएगा इस साइड, साउथ की साइड। फिर हमें बोला है ट्रेवल्स 40 मीटर विद सेम स्पीड, तो चलिए 40 मीटर चलते हैं हम साउथ साइड। और इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो गया है, 40 मीटर। और ये टाइम इंटरवल हम बोल देते हैं T2। कितना आ जाएगा ये, 40 मीटर कवर किया है और स्पीड कितना है, 5 ही है। तो कितना टाइम लग गया इसको, 8 सेकेंड्स। चलिए भाई, इसके बाद हमें बोला है अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स फॉर 8 सेकेंड। देखिए 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर ये सेम स्पीड से चलेगा तो स्पीड अपने को दिया है 5, टाइम है 8 सेकेंड, मतलब 40 मीटर। तो 40 मीटर चलते हैं हम इस साइड, राइट में टर्न किया, यहाँ तक पहुंचेंगे तो अभी 10 मीटर ही हुआ है और आगे चलना पड़ेगा अपने को 40 मीटर। ये 10 मीटर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर। और ये टोटल कितना है, 40 मीटर। तो ये अपने को दिया है, डिस्टेंस आ जाएगा कैसे, हमने कैसे निकाला है ये, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये आ गया 40 मीटर टोटल। और इतने में कितना टाइम इंटरवल है, ये अपने को दिया हुआ है 8 सेकेंड्स। तो देखो बच्चों, अपने को इनिशियल पोजीशन भी पता चल गया है और फाइनल पोजीशन भी पता है और अपने को पाथ भी पता है, सब कुछ पता है अपने को। अब देखो सबसे पहले क्या क्या पूछा है इन्होंने, सबसे पहले पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ये वेक्टर बनाते हैं। ये एरो हमने जो बनाया है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और ये जो एरो का लेंथ है ये तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम ये वाला एंगल या फिर ये वाला, जो भी आपको सही लगे या ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया जाएगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेंथ निकालते हैं, ये वाला। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल काम में लेते हैं। देखो बच्चों, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर और ये आ जाएगा 40 मीटर, इसी के इक्वल आ जाएगा। और ये 30 मीटर कैसे आया, ये टोटल है 40 और इसमें से 10 मीटर हमने हटा दिया, तो ये कितना बच जाएगा, 30 मीटर। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें ये जो हाइपोटेनियस है ये तो अपने को कैलकुलेट करना है कितना है। ये वाला लेंथ भी अपने को पता है और बेस लेंथ भी अपने को पता है। बेस लेंथ 30 मीटर, ये है 40 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगा रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर और ये हो जाएगा 50 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, ये अपने को मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मिल गया है 50 मीटर और डायरेक्शन भी हम निकाल लेते हैं ये वाले ट्राइंगल को। देखो वापस से इसमें ये जो एंगल है थीटा, ये निकाल के। तो देखो ये वाले ट्राइंगल में जब हम थीटा निकालेंगे तो देखो ये अब बेस बन जाएगा, इसी पे है 90 डिग्री और इसी पे ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या लिखेंगे हम इसमें, 30/40। तो ये हो जाएगा 3/4 और थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का अपने को डायरेक्शन भी पता चल गया है। ये वाले डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो एंगल अपने को इधर से पता चला है ना। ठीक है, और किधर जा रहे हैं हम, वेस्ट की साइड जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जो भी अपने को ऑप्शन में दिया जाए उसके हिसाब से। ये 37 डिग्री है तो ये हो जाएगा
53। तो ये हो जाएगा 53 साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। फिर अपने से पूछा है एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, हमने पहले भी बात किया था, अगर स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, अगर स्पीड रहे यूनिफॉर्म, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म वैल्यू उसी के इक्वल आ जाएगा एवरेज स्पीड। सही बात है। तो ये आ जाएगा अपने पास एवरेज स्पीड, और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, आगे हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना अपने को आता है। क्या रहता है ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 50, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गया है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है टोटल, देख लो टाइम कितना लगेगा। ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, 2 + 8 + 8, ये आ जाएगा 18 सेकेंड, डिवाइड बाय 18, ये आ जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन यही हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहता है। अब देखिए, आगे अपने से पूछा है टोटल डिस्टेंस। ये तो बड़ा आसान है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डिस्टेंस क्या रहता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो देखो, इसका पाथ अपने को पता है, इस तरीके से है, और ये लेंथ निकाल लीजिए, 10 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 40 मीटर। तो ये आ जाएगा 10 + 40 + 40 डिवाइड, हाँ, अपने को बस इतना ही करना है। अगर एवरेज स्पीड पूछते तो हम इसको टाइम से भी डिवाइड कर देते। ये आ जाएगा 90 सेकेंड्स। तो आप चाहो तो इसको देख लो, टोटल डिस्टेंस को आप टाइम इंटरवल से डिवाइड करके देखो, वापस से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। और दूसरा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था, क्यों, स्पीड यूनिफॉर्म था, इस वजह से एवरेज स्पीड भी उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम यूनिफॉर्म, या फिर आप बोल दीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रहता है, देखिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, कहने का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पार्टिकल चले विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसको हम बोलते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी आपको बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है। हमने ये जो लास्ट सवाल किया था, इसमें देखिए स्पीड तो यूनिफॉर्म था, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे आके चेंज हुआ, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे चेंज हुआ, और फिर इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे गया, तो दो जगह डायरेक्शन चेंज हुआ है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पार्टिकल ऐसे ही चलते जाता, तो उस केस में हम बोलते हैं कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट है, साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या रहता है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब है पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो पर सेकंड जो चेंज होगा उसी को हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहता है,
एवरेज एक्सेलरेशन रहता है डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और चेंज को कैसे लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये रहता है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम एक टाइम इंटरवल में चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर जो चेंज आएगा वो रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में अगर हम चेंज को ऑब्जर्व करें। ठीक है, और हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सीखा था। क्या रहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपल ए वेक्टर से लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ये हमने पहले भी बात किया है जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देंगे तो डेल्टा बन जाता है डी। डी वी वेक्टर का यही मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से हम चेंज को डी से लिख देते हैं। ठीक, और एक फाइनाइट चेंज रहता है तो हम उसको डेल्टा से लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन अब अपने को समझ आ गया होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ये क्या हो जाएगा। देखो, हमने क्या किया है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। इसको टाइम से डिवाइड किया है तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, इसका जो डायरेक्शन रहता है, देखिए वो कौन डिसाइड करेगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे बनाया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये डिसाइड करेगा सिर्फ डेल्टा वी, यही एक वेक्टर है। और डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ये अपने को पता चल गया है, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक और बात बच्चों आप ध्यान रखिए, अगर अपने को बोल दिया जाए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा, जीरो। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया। टाइम इंटरवल इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी क्या रहा है, उतने टाइम इंटरवल में जीरो रहा है। तो इससे अपने को रिजल्ट मिल जाएगा डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी वापस से क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो गया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए बच्चों इसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए, एक पर्सन है, उसने यहां से मोशन स्टार्ट किया है और यहाँ पे वो इनिशियली रेस्ट पे था और इस टाइम पे अपने स्टॉप वॉच का रीडिंग था जीरो। थोड़े टाइम के बाद ये चलते हुए मोशन स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया और इस टाइम स्टॉप वॉच में रीडिंग है 0.5 सेकेंड। और इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी है ये हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया, थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पे आ गया और इस टाइम पे अपनी स्टॉप वॉच का रीडिंग है 1 सेकेंड। और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़े टाइम के बाद हमने ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ पे आ गया था। इस टाइम पे स्टॉप वॉच का रीडिंग है 1.5 सेकेंड और वेलोसिटी हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर से हमने इसको जब ऑब्जर्व किया, उस टाइम पे स्टॉप वॉच का रीडिंग है 2 सेकेंड और वेलोसिटी हो गया है 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए, अगर कोई हमसे पूछे पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, तो देखो बच्चों पर सेकंड के लिए अगर हम निकालें यही रहता है एक्सेलरेशन। तो पर सेकंड का मतलब है यहां से लेके और यहां तक देखो कितना वेलोसिटी में चेंज आया है,
यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 1 सेकंड के बाद +20 वेलोसिटी इंक्रीज हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 से 2 पे चले जाओगे और इतने टाइम में वापस से 20 से 40 हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो गया है? +20। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया है? एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये एग्जांपल है। आप ध्यान से देखिए, पर सेकंड जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक। और ये भी आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, उसमें अगर आपको चेंज इक्वल मिल रहा है, जैसे अगर आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लोगे तो 20 आया, फिर अगले 1 सेकंड में वापस 20 आया। ठीक। अगर आप 0.5 सेकंड का टाइम इंटरवल लोगे तो देखिए चेंज आएगा +10, फिर अगले में वापस से +10, फिर से अगले 0.5 सेकंड में +10, और फिर से क्या आ गया है ये? +10। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है वेलोसिटी। इस वजह से ये जो एक्सेलरेशन है, ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन तो +20 रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहता है? पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो बच्चों, जैसे हमने यूनिफॉर्म समझा था वैसे ही मैंने नॉन यूनिफॉर्म के लिए डायग्राम बनाया है। अब आप देखिए, इसमें मैंने 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, तो ये आया +10। फिर उसके बाद 10 से हो गया 25, तो ये कितना चेंज आया? +15। फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गया है 30, तो इस बार चेंज कितना आया? +5। और फिर चेंज कितना आया है फोर्थ सेकंड में? +10। ठीक। तो ये एक्सेलरेशन के वैल्यूज हैं। लेकिन आप देखिए फर्स्ट सेकंड में ये अलग था, फिर अलग आया, फिर अलग आया, तो ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आप कोई भी टाइम इंटरवल लेके देख लीजिए, जरूरी नहीं है 1 सेकंड का ही लें। हाँ, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वो एक्सेलरेशन के इक्वल रहता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लोगे तो इस बार वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ था? 15, 0 टू 25, सॉरी 25। और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में देखोगे तो 25 से 40, 15। ठीक है, तो आप कैसा भी टाइम इंटरवल लो, अगर उन टाइम इंटरवल्स में इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अलग आ रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या रहता है? पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड के लिए एक्सेलरेशन बोलेंगे +10, फिर +15, थर्ड सेकंड के लिए +5 और फोर्थ के लिए +10। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में अपने को दिया है, एक हम क्वेश्चन 1D का करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर हम 2D के क्वेश्चन भी करेंगे। अपने को बोला है कि ये पर्सन यहाँ पे चल रहा है और जब हमने इसको इनिशियली ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे स्टॉपवॉच का रीडिंग था 0 और इसका वेलोसिटी था राइट साइड 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जब हमने इसको वापस से ऑब्जर्व किया थोड़े टाइम बाद, तो ये यहाँ पे आ गया। उस टाइम पे स्टॉपवॉच का रीडिंग हो गया है 8 सेकेंड और इसका जो वेलोसिटी है ये हो गया है 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड पॉसिबल तो नहीं है वेलोसिटी पर, हम ऐसे लिख लेते हैं। हमसे पूछा है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहता है ये हम लोग जानते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल का मतलब है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखिए, अपने को इस क्वेश्चन से अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई इनिशियली वेलोसिटी क्या है। ये अपने को बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी +20 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? +100। 1D मोशन है ना, तो प्लस माइनस साइन से ही अपना काम चल जाता है डायरेक्शंस बताने में। अब देखिए,
अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, +100 माइनस इनिशियल क्या था +20, और टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा टी फाइनल 8, और इनिशियल क्या है 0। तो ये आ जाएगा +80 डिवाइड बाय 8 +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 10, और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। और एक क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें अपने को बोला एक कार है, और जब हमने इसको ऑब्जर्व किया करना स्टार्ट किया, जिस टाइम पे हमने स्टॉपवॉच स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़े टाइम के बाद हमने इसको वापस से ऑब्जर्व किया, और इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और उस टाइम पे स्टॉपवॉच का रीडिंग है 5 सेकेंड्स। और हमसे पूछा है ये जो 5 सेकेंड तक हमने इसको ऑब्जर्व किया है ना, इतने टाइम में आप बताइए एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा इसका। तो वापस से वही फॉर्मूला काम में लेंगे, क्या क्या काम में आएगा अपने को, वी इनिशियल एंड वी फाइनल, टी इनिशियल एंड टी फाइनल, ये रहता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब आप लिख सकते हो, वापस से अपने को बोला है इन्होंने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये है नेगेटिव। वी इनिशियल हो जाएगा +50 और वी फाइनल +20। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये आ जाएगा -30/5। तो ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हो गया मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन क्या बता रहा है अपने को, डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे मोशन को ना हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन का सिंपल सा मतलब क्या रहता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मोशन को हम बोल देते हैं रिटार्डेड मोशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। काफी बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, ऐसा बोल देते हैं कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब है मोशन रिटार्डेड मोशन है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हम आगे एक और एग्जांपल से समझेंगे। मैं आपको बता दूं, रिटार्डेड मोशन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाए, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल जिधर चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आता है तभी स्पीड डिक्रीज होता है। ठीक है, अब क्यों मैंने ऐसा बोला है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो जरूरी नहीं है रिटार्डेड मोशन हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी रिटार्डेड मोशन हो जाता है। देखिए, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेड मोशन, तो वो भी मैं बता दूंगा कि वो क्या पहले से मान के इस बात को लिखते हैं। पहले हम ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, वापस 1D का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने जब t0 पे ऑब्जर्व किया था ना, तो उस टाइम पे ये जो पर्सन है इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड। थोड़े टाइम के बाद ये चल के यहाँ पे आ गया, और इस टाइम पे स्टॉपवॉच का रीडिंग है 2 सेकेंड, और इसका जो स्पीड है वो हो गया है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इतने टाइम में कोई हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा तो वो अपने को निकालना आता है। ये डायरेक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव दिए हैं अपने को। अब देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अपने को पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव साइड है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूले में रख देते हैं हम वैल्यू, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही हो जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा +4/2,
और ये वैल्यू आ जाएगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी मोशन ना रिटार्डेड मोशन है, इसमें भी स्पीड देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया फिर भी रिटार्डेड मोशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिटार्डेड मोशन है। ठीक, और जहां कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेड मोशन, तो वो पहले से ये मान के चलते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या लिया है हमने, पॉजिटिव माना है। ठीक, अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो इस केस में अपना आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव पहले से मान के बैठे हुए हो, उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, तब बोल देते हैं हम सीधे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेड मोशन हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 2D मोशन का क्वेश्चन है। अपने से बोला है पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंज टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम स्पीड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। अब अपने को बोला है पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इस डायरेक्शन चेंज टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम स्पीड। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, वी फाइनल वी इनिशियल। ठीक है, तो वी फाइनल वी इनिशियल ये दोनों अपने को पता है। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, मैग्नीट्यूड तो है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है ईस्ट, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। और हम जानते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब है वो क्वांटिटी चेंज हो गया है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। अब देखिए फॉर्मूला काम में लेने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो अपने को पता है 10 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी और पता करना है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ये रहेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर ये 1D मोशन रहता तो वी फाइनल वी इनिशियल को हम प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ पे रखते और सीधा हम सॉल्व कर लेते, लेकिन 1D मोशन नहीं है। ठीक, तो 1D मोशन आसान रहता है, प्लस माइनस साइन से काम चल जाता है, लेकिन ये 2D मोशन है, इसमें अपने को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये पता करना है। अब देखिए 2D मोशन में अगर आप ये डायरेक्शन बोल दोगे पॉजिटिव, ये बोल दोगे आप नेगेटिव, ठीक है, तो फिर इसको क्या नाम दोगे आप, कौन से साइन से लिखने वाले, ऐसा तो है नहीं इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव आप दे दोगे। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं चल पाता है। लेकिन ये अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आप इसको ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या रहता है, एक तरीके का वो वेक्टर एडिशन ही रहता है। इसको आप ऐसे लिख लो, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। और अब क्या हो जाएगा, ये एडिशन ऑफ वी फाइनल वेक्टर एंड माइनस वी इनिशियल वेक्टर। वी फाइनल वेक्टर तो अपने को पता है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड 5 डायरेक्शन नॉर्थ। और माइनस वी इनिशियल भी अपने को पता है, हम जानते हैं कोई भी वेक्टर का नेगेटिव क्या रहता है, आप डायरेक्शन उल्टा कर दो। वी इनिशियल अपने को पता है, तो माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा कर दो, ईस्ट से क्या हो जाएगा ये वेस्ट। इसका मतलब है अपने को माइनस वी इनिशियल भी पता है। और अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। वेक्टर एडिशन ये हमने सीखा हुआ है कैसे करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला वेक्टर ड्रॉ करो, वो क्या है 5 नॉर्थ। तो ये लीजिए इस तरीके से, ये फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नॉर्थ। फिर उसके बाद जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ है वहीं से हम सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। सेकंड वेक्टर क्या है 5 और डायरेक्शन क्या है वेस्ट, ये ठीक है। और अब हम जानते हैं इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, ठीक। और यही क्या है डेल्टा वी वेक्टर। इन दोनों का एडिशन का क्या मतलब है बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डेल्टा वी।
तो डेल्टा वी वेक्टर ही पता करना था अपने को। तो डेल्टा वी वेक्टर देखिए, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो अपने को मिल जाएगा डेल्टा वी वेक्टर का, एरो का लेंथ 5√2, और डायरेक्शन हम ये वाले एंगल से निकाल लेंगे। अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो डेल्टा वी वेक्टर अपने पास आ गया है, मैग्नीट्यूड हो गया है 5√2, और डायरेक्शन जब ऐसे 45 डिग्री पे कोई लाइन रहता है तो हम सीधा लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 10। तो ये आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट।